तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले कर मैं आपको बता दें कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुसलमानों को दी चेतावनी। बोले अगर चीन में रहना है तो मुसलमानों को हमारे अनुसार चलना होगा, वरना उइगर मुसलमानों जैसा करेंगे इनका हाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में ओवैसी ने चटा दी पहली बार में ही भाजपा को धूल। दंगा प्रभावित खरगोन में एआईएमएम ने जीती 3 सीटें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कमजोर, कहा चीन से डरते हैं प्रधानमंत्री मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईडी के सामने सोनिया गांधी आज होंगी पेश। दिग्विजय सिंह बोले ना डरे हैं और ना डरेंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नकलों की नाराजगी लेकर दिल्ली पहुंचे थे मंत्री जितिन प्रसाद। बीजेपी के किसी भी नेता ने मिलने का नहीं दिया समय, बुरी तरह से हुई जितिन प्रसाद की बेइज्जती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नाराजगी के बीच तेलंगाना सरकार ने मोदी से मांगे 1000 करोड़ रुपए, कहा बारिश ने कर दिया हमारा प्रदेश बर्बाद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुसलमानों को दी धमकी, कहा अगर चीन में रहना है तो मुसलमानों को हमारे अनुसार चलना होगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करना चीन के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया भर से ही चीन के मुसलमानों को एक बार फिर से धमकी दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि अगर चीन में मुसलमानों को रहना है तो फिर उनके अनुसार चलना होगा, वरना उइगर मुसलमानों जैसा हाल मुसलमानों को करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने उइगर मुसलमानों को सर्विलांस पर चीन में रखा हुआ है। इनसे वो 12-12 घंटे काम लेता है और इन्हें कैद कर रखा हुआ है। इसके साथ ही इनके गुर्दे, आंख के अलावा शरीर के अन्य भागों को निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचकर अरबों खरबों रुपए भी कमा रहा है। चीन के राष्ट्रपति ने अब इसी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। चीन के राष्ट्रपति ने कहा है कि चीन में रहने वाले मुसलमानों को कैसे रहना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने प्रशासन को बाकायदा आदेश दिया है कि वे इस्लाम को चीन की परंपराओं और समाज के मुताबिक ढालने की कोशिश करें और कोई मुसलमान हमारे आदेश को ना माने तो उसे कैद करें और उसके जो शारीरिक अंग है, जो महत्वपूर्ण अंग है, उनको निकालकर मार्केट में बेचें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन के राष्ट्रपति किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में ओवैसी ने चटा दी भाजपा को धूल। दंगा प्रभावित खरगोन में एआईएमएम ने जीती 3 सीटें। यह दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में पहली बार उतरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम ने भाजपा को नगर निकाय चुनाव में खरगोन में धूल चटा दी और यहां पर 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसके बाद बीजेपी सहित कांग्रेस के होश उड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि नगरीय निकाय के दूसरे चरण की मतदान में एआईएमएम पार्टी ने खरगोन के 3 वार्डों में जीत हासिल की है। खरगोन नगर पालिका में 33 वार्डों में भाजपा ने 19 पे, कांग्रेस ने 4 पर जीत दर्ज की है। खरगोन में एआईएमएम के प्रत्याशियों की जीत ने साफ कर दिया है कि इस क्षेत्र में हिंसा के बाद हुए ध्रुवीकरण का लाभ सीधे सीधे भाजपा और ओवैसी की पार्टी एआईएमएम को हुई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों खरगोन में हिंदुओं ने जुलूस निकाला था जिस पर पथराव हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया था और असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पहुंचकर लोगों की मदद की थी, लेकिन अब ओवैसी को इसका सीधा सीधा लाभ मिला है और ओवैसी की पार्टी को एक तरफा मुसलमानों ने वोट दिया और 3 सीटें यानी कांग्रेस के बराबर सीटें एमआईएम पार्टी ने पहली बार जीती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी से नाराजगी के बीच तेलंगाना सरकार ने अब केंद्र की मोदी सरकार से 1000 करोड़ रुपए की मदद की लगाई गुहार। या दोस्तों आपको बता दें कि पहले से ही जारी तनातनी के बीच अब तेलंगाना की चंद्रशेखर राव सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से 1000 करोड़ रुपए की मदद की गुहार लगाई है। राज्य सरकार ने हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से राज्य को हुए नुकसान की रिपोर्ट केंद्र की मोदी सरकार को भेजी है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक बाढ़ से अलग अलग विभागों को करीब 1400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अपनी रिपोर्ट में तेलंगाना सरकार ने कहा है कि बारिश और बाढ़ के कारण कई सड़कें बाढ़ में बह गईं। इससे 498 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं पंचायत राज विभाग को 449 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा नगर प्रशासन विभाग को 379 करोड़, सिंचाई विभाग को 33 करोड़ और बिजली विभाग को करीब 7 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तेलंगाना सरकार के मुताबिक मकान ढहने, घरों में पानी भरने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों के पलायन के कारण 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अब टीआरएस सरकार ने बीजेपी से इस नुकसान की भरपाई के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद की गुहार लगाई। अब देखते हैं बीजेपी मदद तेलंगाना की करती है या फिर नहीं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लखनऊ की नाराजगी लेकर दिल्ली पहुंचे थे मंत्री जितिन प्रसाद। हाईकमान के किसी नेता से नहीं मिलने का मिला समय। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी के बाद मंत्री जितिन प्रसाद चर्चा में है। बुधवार को मंत्री प्रसाद लखनऊ से दिल्ली पहुंचे। वे यहां केंद्रीय नेताओं से मिलने आए थे। हालांकि उन्हें हाईकमान के किसी नेता ने मुलाकात का समय नहीं दिया। बाद में जितिन प्रसाद ने एक बयान में कहा कि मैं किसी तरह परेशान नहीं हूं। अगर किसी विभाग में गड़बड़ी पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार में काम करने का भरोसा भी दिया। बता दें कि यूपी में लोक निर्माण विभाग के तबादले में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर कई अधिकारियों और मंत्रियों के ओएसडी समेत विभाग के एचओडी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस घटनाक्रम के बाद जितिन प्रसाद असहज देखे जा रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले मुख्यमंत्री से लखनऊ में मुलाकात की। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी तरह का बयान नहीं दिया। माना जा रहा था कि जितिन प्रसाद नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी से वे नाराज थे, लेकिन बीजेपी ने उनको तवज्जो नहीं दिया और उनसे कोई भी नेता मिलने के लिए दिल्ली में तैयार नहीं है और ये खाली हाथ दिल्ली से लौट सकते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईडी के सामने सोनिया गांधी आज होंगी पेश। दिग्विजय सिंह बोले ना डरे हैं और ना डरेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। इसके विरोध में आज देश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके सोनिया गांधी का समर्थन किया है और कहा है कि हम ना डरे और ना डरेंगे। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि मोदी शाह जी देश के दसों करोड़ लोग कांग्रेस व नेहरू गांधी परिवार के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। हम ना डरे हैं ना डरेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। भारत माता की जय। दरअसल आपको बता दें कि आज सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर जाएंगी, जहां उन पर नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ होगी। सोनिया गांधी के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इससे पहले राहुल गांधी से भी कई घंटों की पूछताछ ईडी कर चुकी है। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कमजोर, कहा चीन से डरते हैं मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मोदी सरकार की चीन नीति को लेकर उन्होंने ट्वीट कर कई सवाल दाग दिए हैं। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री सो रहे हैं, वे इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ट्वीट कर ओवैसी ने लिखा कि कहावत है कि जब कोई सो रहा होता है तो हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे पीएम भी सो रहे हैं, वे कब ये बात मानेंगे कि हमें चीन से खतरा है। क्या उन्होंने लद्दाख में यथास्थिति को मान लिया है? असदुद्दीन ओवैसी ने यहां तक दावा कर दिया है कि पिछले 2 सालों से चीन सेना लद्दाख के हिस्सों पर अपना कब्जा जमाए बैठी है। प्रधानमंत्री की महान योजनाओं की वजह से भारत इतना कमजोर हो गया है कि वे कहते हैं कि क्या यही प्रधानमंत्री मोदी लाल आंख वाली रणनीति है? क्या चीन के साथ ज़्यादातर व्यापार कर उसे डराने का प्रयास हो रहा है? तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर से कहा है कि जो सरकार है वो कमजोर सरकार है और जो प्रधानमंत्री हैं वो चीन से डरते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बिहार में एनआईए ने मौलाना असगर को किया अरेस्ट। बांग्लादेशी आतंकी संगठन से लिंक होने का किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि पटना टेरर मॉड्यूल में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा मामला मोतिहारी के ढाका से गिरफ्तार मौलाना मुफ्ती असगर अली का है, जिसका तार बांग्लादेश के आतंकी संगठन जेएमबी से जुड़ा हुआ पुलिस ने पाया है। एनआईए की ओर से छनकर आ रही जानकारी के मुताबिक मुफ्ती मुस्लिम युवाओं को ऑनलाइन ब्रेन वॉश करते थे और लगातार उन्हें जिहाद से जुड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। यूपी के सहारनपुर से पढ़े लिखे मुफ्ती का कनेक्शन बांग्लादेश के खतरनाक संगठन ने बताया जा रहा है। मुफ्ती का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद एनआईए सक्रिय हो गई और उनको अब गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गुजरात में मुफ्त बिजली का ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल। गुरुवार को सूरत में कार्यक्रम। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गुजरात दौरे पर हैं। वे गुरुवार को सूरत में एक टाउन हॉल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसमें केजरीवाल गुजरात के लोगों के सामने पार्टी का चुनावी एजेंडा रखेंगे। इसके साथ ही दिल्ली पंजाब की तरह गुजरात में भी मुफ्त बिजली का ऐलान केजरीवाल कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं फ्री की रेवड़ी बांटने वाले कल्चर को लेकर बहस भी तेज हो गई। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज सूरत के टाउन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल विधानसभा के चुनाव को लेकर अपने पहले वादों का पिटारा खोलेंगे। माना जा रहा है कि केजरीवाल पहले फ्री बिजली के वादे को लेकर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। इसमें वे गुजरात की जनता के लिए एक बड़े ऐलान की घोषणा करेंगे। शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना
केजरीवाल हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्या घोषणा केजरीवाल यहाँ कर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2024 में ओम प्रकाश राजभर छोड़ सकते हैं अखिलेश का साथ। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार पूर्व सीएम बसपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर है। बुधवार को उन्होंने अखिलेश यादव को अपने कार्यकाल के दौरान हुई चीजों को देखने की नसीहत दी। साथ ही ये भी कहा है कि अखिलेश यादव से तलाक मिल जाए तब 2024 के बारे में वो सोचेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उम्मीद जताई जा रही कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में जा सकते हैं और जो है इनसे गठबंधन तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या कार्रवाई ये करते हैं।